नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कोहली आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें शामिल पाठों पर चर्चा करते हैं और इसी क्रम में आज हम लोग कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसमें शामिल एक पाठ है डायरी का एक पन्ना। उस पर बातचीत करेंगे और उस डायरी के एक पन्ने के लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा जैसे ही हम किसी पाठ का नाम सुनते हैं हमारी एक जिज्ञासा होती है कि इसमें है क्या। डायरी का एक पन्ना, तो सबसे पहली जिज्ञासा यही है कि डायरी होती क्या है। डायरी जिसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे दैनिक जीवन का एक लेखा जोखा है, जिसमें कि आप अपने जीवन में होने वाली, अपने दायरे में, अपने परिवेश में होने वाली घटनाओं को दैनिक रूप से दर्ज करते हैं। और ये दैनिक रूप की परिभाषा थोड़ी विस्तृत होती जाती है जैसे हमारी आवश्यकता होती है। कोई साप्ताहिक रूप में भी लिख सकता है, कोई महीने में एक दिन लिखता है, कोई 6 महीने में, कोई साल में। लेकिन जैसे जैसे उसका समय बदलेगा उसका रूप भी बदलता जाएगा। वो हो सकता है कि डायरी ना रह के फिर वो आत्मकथा हो जाए, वो हो सकता है कि एक अखबार की कोई घटना की तरह से हो जाए। लेकिन ये निश्चित है, अगर हम डायरी लिखना चाहते हैं तो हमें दैनिक रूप से घटनाओं को उसमें दर्ज करना पड़ता है। और इसीलिए उसको रोजनामचा भी कहते हैं कि आप डेली का घटनाक्रम उसमें लिख रहे हैं। वो आपके अनुभव हो सकते हैं, जो आप समाज में देखते हैं, वो बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए डायरी का संबंध आपके व्यक्तिगत, घोर व्यक्तिगत जीवन, जिसको निजी हम कहते हैं, वहां से लेके देश, समाज, दुनिया तक हो सकता है। वो आपके ऊपर निर्भर है कि हम उस डायरी की परिभाषा को कहां तक समझते हैं। इससे 2-3 हमारे उद्देश्य पूरे होंगे। एक तो ये कि हम डायरी कैसे लिखी जाती है उसको जानेंगे, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जब कोई एक विस्तृत संदर्भों में डायरी लिखता है, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, जब बड़े घटनाक्रमों में डायरी लिखता है तो उसका रूप कैसा होता है। और इसके उदाहरण आपको कई मिलेंगे। आप महात्मा गांधी से लेके नेहरू जी के साथ साथ घनश्याम बिड़ला तक, जमुना दास तक और सीताराम सेकसरिया, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौरान लगातार घटनाओं को अपने डायरी के रूप में, अपनी स्मृति के रूप में दर्ज करते थे और आज वो इतिहास का एक पन्ना हो गए हैं। तो डायरी कब कौन सा रूप ले लेगी वो लिखने वाले पे निर्भर करता है। लेकिन ये हमें उस दिन की एक पूरी की पूरी आंखों देखी तस्वीर हमारे सामने रख देती है कि उस दिन क्या हुआ था। और इस विधा के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहें तो दूसरे माध्यम है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पाठ पे चर्चा करनी है तो हम चाहेंगे कि पहले सीताराम सेकसरिया, जो कि इस डायरी के एक पन्ने के लेखक हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। इनका जन्म राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ। 1892 में इनका जन्म हुआ और बाद में 1982 में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन इनका जो कर्म भूमि बना, जो कि उनकी कर्म भूमि बना, वो बाद में चल के कोलकाता में बना। जिसे हम आज कोलकाता कह रहे हैं वो पहले कलकत्ता था और उस समय में अंग्रेजों की राजधानी भी था। जो अंग्रेजी शासन था उसकी राजधानी भी था। सीताराम सेकसरिया की कई तरह की पहचान है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षाविद हैं, इसके साथ साथ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और साथ ही साथ कई जो शैक्षिक संस्थाएं थी उनसे जुड़े हुए, स्त्री शिक्षा से खास तौर से उनका गहरा संबंध रहा है। और इनका लगाव, इनकी शिक्षा दीक्षा कहते हैं, जो औपचारिक शिक्षा दीक्षा होती है वो बहुत कम हुई। उसके अलावा इन्होंने अपने आप से ही सारी पढ़ाई लिखाई की और बाद में चल के जब ये कलकत्ता में शिफ्ट हुए और कलकत्ता में इनको गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, इन बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन इनकी पहचान एक बड़े व्यापारी के रूप में भी हुई और उस व्यापारी का जो सामाजिक योगदान होता है वो उस दिशा में इनको खास तौर से याद किया जाता है। इनकी कुछ जो चर्चित कृतियां हैं वो डायरी नुमा लेखन में ही आती हैं। जैसे आपको
उनके नामों से ही अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह की रचनाएं हैं। जैसे एक इनकी रचना है स्मृति कर्ण, यानी कि आप याद कर रहे हैं कोई उस चीज के बारे में, बीता युग, जो समय बीत गया उसके बारे में, बीता युग, उसके साथ साथ नई याद। और 2 भागों में है इनकी डायरी, एक कार्यकर्ता की डायरी, इसी शीर्षक से वो प्रकाशित भी हुई और उसी का एक पन्ना हम आज डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि सीताराम सेक्सरिया को बहुत सारे बड़े बड़े जो स्वाधीनता सेनानी थे हमारे आज़ादी से पहले, उनका साथ मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। ये पाठ भी कुछ ऐसा ही है। इसमें जो घटना दर्ज है वो 26 जनवरी 1931 की दर्ज है और इसको, इस दिनांक का जो, इस डेट का जो महत्व है वो भी जानना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार हम लोगों ने, यानी कि भारतीयों ने, अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था लाहौर में, रावी नदी के किनारे पे। उस समय जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, कि उनके सभापतित्व में ये कार्यक्रम मनाया गया और ये घोषणा की गई कि अब हम अंग्रेजों से पूर्ण आज़ादी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, संपूर्ण आज़ादी के अलावा कुछ नहीं, ये प्रतिज्ञा की गई। और उसी के 1 वर्ष बाद की ये घटना है 1931 की। लेकिन ये दिनांक इसलिए भी महत्वपूर्ण है मित्रों, बेशक हम लोगों ने पहला अपना स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 में मनाया, लेकिन आपको इस दिनांक को हम यादगार बनाना चाहते थे तो आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू होना था, तैयार होना था, वो 1949 में तैयार हो गया था और डेट भी 26 नवंबर थी। 1949 में तैयार हो गया था, लेकिन क्योंकि हमें उस दिनांक को शायद हम चाहते थे कि स्थायी रूप से हमारी स्मृति में रह जाए, तो हमने उसको लागू किया 26 जनवरी 1950 में। इसलिए आपको इस घटनाक्रम का जो उसकी जो पृष्ठभूमि है उससे थोड़ा सा अंदाजा जरूर होना चाहिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं, डायरी में बताया कि प्रतिदिन की घटनाएं दर्ज होती हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वही उसमें दर्ज होता है। और 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी का लेखा जोखा इसमें है। खास तौर से ये सुभाष चंद्र बोस जी का जो था इस घटना में उल्लेख है, और भी बहुत सारे साथी हैं। हम सब का जब हम इस डायरी के पन्ने को पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि इसमें क्या क्या है। देखिए, डायरी लिखने का एक तरीका भी हम जाने, हमें अपने जीवन से जोड़ना है उसको कि किस तरह से हम डायरी लिखें। देखिए, इसमें शुरू में ही लिखा हुआ है, वो तो हमने शीर्षक दे दिया पाठ का, लेकिन वहाँ 26 जनवरी 1931 लिखा हुआ है। और फिर हम जनरली उसमें एक जगह डालते हैं कि हम कहाँ लिख रहे हैं, जैसे कोलकाता में लिख रहे हैं, शिमला में लिख रहे हैं, या दिल्ली में, कहीं पे भी हम गांव में लिख रहे हैं, ताकि वो जब भी कोई पन्ना उसको पलटे तो उसको वो पूरा परिदृश्य एकदम से किसी की भी आंखों के सामने वो ताज़ा हो जाए। यही है, और इस पन्ने को पढ़ के भी हम 26 जनवरी 1931 की उस घटना को याद कर सकते हैं। और एक इसमें यह भी उल्लेख है बार बार कि 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में क्यों मनाया गया, क्योंकि ये कहा जाता था कि बाकी जगह तो आंदोलन सक्रिय है, लेकिन क्योंकि उस समय तक कोलकाता ही हमारी जो अंग्रेजों की थी वो राजधानी थी, इसलिए कोलकाता में कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती थी। तो एक तरह से ये पाठ के अंत में, डायरी के अंत में भी आया हुआ है कि ये कलंक की तरह था कि भाई कोलकाता में इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं, इतने बड़े नेता हैं, लेकिन कोई सक्रिय विरोध दिखाई नहीं दे रहा। तो लास्ट में इसमें उल्लेख है उसका, वो उस चीज़ को ध्यान में रख के भी। लेकिन डायरी में क्या हुआ, देखिए एक पैराग्राफ हम लोग पढ़ के देखते हैं कि 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना दे सकते थे दिया। केवल प्रचार के लिए 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है
और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर घर जाकर समझाया था। अब देखिए, इसमें हम लोग जानने का, समझने का जो है कि डायरी कैसे लिखी जा रही है। सीताराम सेकसरिया पहले वो पृष्ठभूमि की तरह बता रहे हैं कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है और क्या किया गया, उसकी तैयारी के लिए क्या किया, वो सारा विवरण है। और ये निर्णय लिया गया इस पाठ, इसमें आप देखेंगे कि जो कलकत्ता में मेमोरियल कहा जाता है, जो विक्टोरिया मेमोरियल नहीं, उससे पहले एक मेमोरियल है, शहीदी मीनार अब उसको कहते हैं, वहाँ पे उस मैदान में कि हम अपना राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। और जब ये निर्णय लिया गया तो स्वाभाविक है कि एक तरफ क्रांतिकारी हैं, हमारे स्वाधीनता सेनानी हैं, तो दूसरी तरफ जो अंग्रेजी प्रशासक है, अंग्रेजी शासन है, वो उसका विरोध भी करेगा। तो दो तरह की एक्टिविटीज में आपको दिखाई देंगी। एक तरफ स्वाधीनता सेनानियों ने क्या तैयारी की और दूसरी तरफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की। और ये हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, आजकल भी ऐसा ही होता है। जब कोई प्रदर्शन होता है, धरना होता है, कोई आंदोलन होता है, तो एक तरफ तो सरकारी आदेश निकलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी या जो आंदोलनकारी होते हैं वो कहते हैं नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। अर्थात ये विरोधाभास होता है और फिर उसमें मारपीट होती है, लोगों को चोट आती है, दोनों तरफ की आप कार्रवाई दे सकते हैं। आप इसमें पूरा एक तरह से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, जैसे बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए, ऐसा मालूम होता था मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी। और दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। अब आप देखिए कि दो तरह का है कि एक तरफ उसकी तैयारी चल रही है, कोलकाता में अद्भुत दृश्य है, दूसरी तरफ पुलिस ने चारों तरफ से एक तरह से जो पार्क है, आंदोलन या इस तरह के जो होते हैं वो खुले मैदान में जहां पे ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो सके, उस मैदान को भी, पार्कों में सब जगह पुलिस आ जाती है। और इसमें कई जगह का उल्लेख है, जैसे श्रद्धानंद पार्क में अविनाश बाबू का उल्लेख है कि उन्होंने कोशिश की। इसके अलावा सुंदरी पार्क में है, वहाँ पे हरिश्चंद्र सिंह ने कोशिश की। इसके अलावा गुजराती सेविका संघ की जो महिलाएं थी उन्होंने भी कोशिश की। लेकिन इस पूरी डायरी के क्रम में और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इस आंदोलन में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। बहुत बड़ी भागीदारी, पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और लड़कियों ने, मैंने जैसे कहा पहले इनके परिचय में भी, कि सीताराम सेकसरिया ने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो जो गुजराती या मारवाड़ी बालिका विद्यालय था वो उन्हीं की देखरेख में चलता था। तो वहाँ पे बालिकाओं को इस दिन के बारे में, इस प्रतिज्ञा के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया। और उसके साथ साथ ये भी किया जा रहा था कि साथ साथ में इन घटनाओं का स्थायी महत्व दर्ज हो जाए। तो कहीं फोटो लिए जा रहे हैं, कहीं पे लोग भीड़ में, टोली में इधर से उधर कोशिश कर रहे हैं कि मैदान तक पहुंचे। और इसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उनके साथी का उल्लेख है पूर्णो दास, उन्होंने कोशिश की, उनसे सुभाष बाबू। इसके लिए समय भी फिक्स किया गया कि हम सारे लोग अलग अलग दिशाओं से आके मॉन्यूमेंट है वहां पहुंचेंगे और वहां पे झंडा फहराएंगे। तो इससे पहले पुलिस ने उन्हें बार बार रोका, बार बार उनकी आपस में मुठभेड़ होती है, किसी का सर फूट जाता है, किसी को चोट लगती है, लेकिन लोग हार नहीं मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। खास तौर से मैं फिर ये उल्लेख करना चाहूंगा कि इसमें महिलाओं की भागीदारी का बड़ा विस्तृत उल्लेख है। देखिए सुभाष बाबू का क्या है, सुभाष बाबू के बारे में एक पैराग्राफ हमें देखना चाहिए कि ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए।
सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। और देखिए ये सीधा उनकी आंखों के सामने हो रहा है। डायरी में, जो डायरी में दर्ज करता है वो प्रत्यक्षदर्शी होता है एक तरह से। और ये कह रहे हैं कि सीताराम भी उसी आंदोलन में, उसी समूह में है, उसी में कहने चाहिए उनके साथ चल रहे हैं। यह सब तो अपने सुनी हुए लिख रहे हैं, यानी कि मैं जो ये घटनाक्रम लिख रहा हूं ये सब मैंने देखा है। पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था, यानी बिल्कुल पास पास में ही थे दोनों। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे और यह सब मेरा आंखों देखा है। पुलिस भयंकर रूप से लाठियां चला रही थी और एक साथी का उल्लेख है क्षितिज चटर्जी, उनका सर फटा हुआ था और उसको देख के तो कहना चाहिए आंखें मिच जाती थी। ये देखते हैं जब हम किसी का बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है, सर फटा हुआ था, हमारे स्वाभाविक थोड़ी सी घबराहट भी होता है। और दूसरी तरफ जो स्त्रियां हैं वो मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ के झंडा फहरा रही हैं, प्रतिज्ञा को दोहरा रही हैं। और वॉलंटियर जो थे उन पे लाठियों का प्रहार हो रहा है बार बार, लेकिन वो लोग पीछे नहीं हटते। पुलिस कहना चाहिए लाठी बरसा रही है और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं अलग अलग दिशाओं से। कभी वो इस दिशा से आते, कभी दूसरी दिशा से। और होता क्या है कि जहां पे जुलूस को रोका जाता है वहीं पे वो महिलाएं बैठ जाती हैं। कभी वो 50 की संख्या में, कभी 60 की, उनको रोका जाता है। साथ ही साथ सुभाष बाबू को भी गिरफ्तार करके लाल बाजार का जो जेल है या कहिए कि थाना है वहां पहुंचा दिया जाता है। बहुत सारी महिलाओं को भी वहां पहुंचा दिया जाता है। और इसके अलावा एक हमारे इसमें साथी का उल्लेख है, जो उनके साथी थे, वो कहते हैं कि व्रजलाल गोयनका है कि वो तो एक बार इतना जोश में आए और इतना तेजी से दौड़े झंडा लेके कि मॉन्यूमेंट पे मैं फहरा दूंगा इसका, और वो उसमें गिर भी गए। और उसी गिरने पर पुलिस वाले ने उसको लाठी से प्रहार भी किया। ये जो सारे, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे सामने, जैसे आजकल हम लोग किसी सीधा प्रसारण देखते हैं वीडियो कार्यक्रम का, ये उस तरह का है। डायरी की सजीवता, उसकी जो मार्मिकता है, जो उसकी प्रासंगिकता है, वो इसी कारण से है कि वो हमें बिल्कुल सजीव चित्रण की तरह से दिखाई देता है। अगर आप बिल्कुल डल दिखाई देंगे कि ऐसा हुआ, तो उसको बहुत रोचकता के साथ कोई पढ़ेगा नहीं। और वो, लेकिन ये रोचकता, ये गंभीरता, ये शैली का जो परिपक्वता होती है वो धीरे धीरे आती है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम भी एक सुंदर डायरी लिख सकते हैं, और वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेके सामाजिक जीवन के बड़े पहलुओं तक उसमें हम शामिल कर सकते हैं। मदालसा भी पकड़ी गई थी, उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं। कई की हालत संगीन थी, यानी कि गंभीर थी, और उसके लिए गाड़ी चाहिए थी, उनके लिए गाड़ी चाहिए थी। जानकी देवी के साथ वहाँ गए, बहुत लोगों को चोट लगी थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख और फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे, बाद में तो 103 आ पहुँचे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग घायल हुए थे। उसका उल्लेख है कि ये तो वो लोग हैं जो कि कांग्रेस के दफ्तर में आए, उनको सहायता की ज़रूरत थी, मेडिकल सहायता की ज़रूरत थी। इसके अलावा जिनको चोट लगी वो कुछ लोग घर चले गए। लगभग 200 लोगों का इसमें उल्लेख है कि इतने लोगों को, 200 लोग इस पूरे के पूरे उसमें घायल हुए। और जो लाल बाजार का उल्लेख आया, जहाँ पे सुभाष बाबू को भी गिरफ्तार करके रखा गया और भी महिलाओं को, उसका उल्लेख मैंने कहा कि वहाँ पे भी 105 महिलाओं की संख्या दर्ज है। और इसके बाद ये कहते हैं इस पूरे घटनाक्रम में, आप देखिएगा इसमें 2-3 चीज़ें जानने वाली हैं कि एक तरफ स्वाधीनता संग्राम के जो वॉलंटियर हैं, जो कि ये कार्यकर्ता हैं, उनकी क्या भूमिका है, पुलिस की क्या भूमिका है, उनके अत्याचारों का क्या किस तरह का रूप है, और वो कैसे उनके विरोध में हम लोग संग्राम कहिए या संघर्ष कहिए वो जारी रखे हुए थे। इसमें जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया कि इस घटना का महत्व ये कह रहे हैं
कि इससे पहले कोलकाता में इस तरह की घटना नहीं हुई थी, और कोलकाता के नाम पे एक तरह का ये उन्होंने शब्द ही इस्तेमाल किया कि ये कलंक था, धब्बा था कि यहाँ के लोग बहुत एक्टिव नहीं हैं, बहुत सक्रिय नहीं हैं स्वाधीनता के आंदोलन में। उसका वो देखिए, वो डायरी में ही दर्ज है। वो क्या है, आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था, बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। अब आप इस डायरी के एक पन्ने को बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि इस डायरी को ही पढ़िए, एक एक शब्द आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस घटना, आप ये पूरी घटना आपके सामने एक चित्र की तरह, एक वीडियो की तरह आपको दिखाई देगी। ये डायरी जो लिखता है उसके कौशल पर, उसके अनुभव पर, उसके विजन पर, उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो किन चीज़ों को दर्ज करता है, कैसे दर्ज करता है। और वो हो सकता है कि उसके ध्यान में एक लंबा समय हो, उन घटनाओं की समझ हो। तो जैसे जैसे हमारा अनुभव, हमारा कहिए कौशल बढ़ता जाएगा, हम उतनी ही बेहतर डायरी लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरी का पन्ना देने का आशय यही है कि एक तो हम अपने स्वाधीनता आंदोलन की कहिए कि उस संघर्ष की एक झलक पाएं जो हमने अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए किया, और साथ ही साथ हम स्वयं भी अपने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं को कुछ इस तरह से दर्ज करें कि वो ना केवल हम तक सीमित रहें, बल्कि उसको कोई भी, जब वैसे तो कहा जाता है कि डायरी पूरी तरह से निजी डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसी डायरियां बहुत सारी लिखी गई जो बाद में चल के एक तरह से क्लासिक साहित्य का उनको रूप मिला। आप चाहे इन्हीं की डायरी को ले लीजिए, या हिंदी साहित्य में एक साहित्यिक डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध की डायरी ले लीजिए। आप जो सबसे ज़्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली एक डायरी है एनी फ्रैंक की डायरी, जो जर्मन अत्याचारों के खिलाफ एक लड़की की डायरी है। मेरा कहने का आशय ये है कि ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम घटनाओं को अपने जीवन में कैसे अनुभव करते हैं और उनको कैसे दर्ज करते हैं। यही इस पाठ का उद्देश्य है, कह सकते हैं। और मित्रों, अगर हम क्योंकि ये पाठ है, डायरी से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस पाठ के अंत में जो अभ्यास दिया गया है, प्रश्न अभ्यास दिया गया है, उस पे भी अगर आप चर्चा करना चाहें तो देखिए, आपको कोई भी इसमें कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते कि हम इस डायरी के पन्ने को एक दो बार धैर्य से, बिल्कुल शांत मन से पढ़ें, और फिर इनके जो सवाल दिए गए हैं, सवाल दरअसल इसीलिए दिए जाते हैं कि वो पाठ में जो बात कहीं अधूरी रह गई है, जिसका केवल संकेत आया है, वो और ज़्यादा खुले और उस बात को हम अपने ढंग से लिख पाएँ, कह पाएँ, बोल पाएँ, समझ पाएँ। यही पाठ का उद्देश्य होता है। कि जैसे इसमें एक पहला ही सवाल दिया गया है कि कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था। अब हम सब जानते हैं कि इसके लिए हमें ये कहना चाहिए कि हम इस बात को समझेंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, उसके अलावा कलकत्ता में मनाने का क्या आधार था, वो हमने इस डायरी के पन्ने में पढ़ा। केवल उन बातों का संक्षेप में आपको उल्लेख कर देना है। एक बात और मैं इस बारे में बस कहना चाहूँगा कि आप इसमें जो संदर्भ आए हैं उनको तो जरूर देखिए, उनको तो जरूर जांचिए, खास तौर से जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व, जो महत्व के स्थान हैं, व्यक्ति हैं, उनके बारे में तो जानिए। आप उसके लिए किसी भी तरह की सहायता ले सकते हैं, जो कि हमें कहीं से भी इंटरनेट से या दूसरी सुविधाओं से अगर उपलब्ध होती है तो देख सकते हैं। लेकिन एक बात अक्सर की जाती है, क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में जो हिंदी को पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए है, थोड़ी सी बात कि हम व्याकरण की भी करते हैं कि व्याकरण को कैसे पढ़े, कैसे पढ़ाया जाए। तो एक आग्रह हमारा यही है कि व्याकरण को हमेशा संदर्भ के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अर्थात कोई भी ऐसा जो जिसको व्याकरण की गतिविधि कहते हैं हम, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, इनको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको उस पाठ से संबंध जब उसका जोड़ेंगे, हमारे दैनिक जीवन से जब उसका संबंध जोड़ेंगे, तो वो बहुत सहज रूप में आपके सामने खुलने लगेगा। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया इसी पाठ में
कि संधि क्या होती है। वैसे कहेंगे कि अच्छा जहाँ पे ये मिलता है वो मिलता है, आप बहुत सारी परिभाषाएं उसकी देखेंगे। लेकिन इसी पाठ में कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि श्रद्धानंद शब्द आया है, प्रत्येक आया है, पुरुषोत्तम आया है, पुनरावृत्ति आया, बहुत सारे शब्द आए हैं। और इसी को आधार बना के इसमें एक एक्टिविटी दी गई है कि देखिए, जब दो शब्द साथ साथ आते हैं और उनकी जो बिल्कुल एक की अंतिम ध्वनि और दूसरे की पहली ध्वनि आपस में मेल खाने लगती है और वो अपने आप एक दूसरे से मिल जाती है और उसमें जो परिवर्तन आता है उसी को सामान्यतः हम संधि कहते हैं। वो ध्वनि चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम इसको पुनरावृत्ति लें कि पुनः प्लस आवृत्ति की विसर्ग के साथ उसकी आ की जो मेल हुआ तो वो र में चेंज हो गया और पुनरावृत्ति हो गया। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। इसमें विद्यार्थी का भी दिया हुआ है कि विद्या प्लस अर्थी, जैसे विद्या का अर्जन करने वाला, विद्या आ और अ मिला तो वो आ ही हो गया, दीर्घ हो गया। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं और आप इसको पाठ से जोड़ के देखिए और साथ ही साथ केवल पाठ तक सीमित ना रहिए मित्रों, पाठ से आगे जाइए। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जो और डायरी लिखी, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने डायरी लिखी, वो राजनीतिक हो सकती है या साहित्यिक हो सकती है, उसको पढ़िए, खोजिए और इसमें जो बहुत सारे नामों का उल्लेख है उनके बारे में विस्तृत रूप में जानिए। तो मुझे लगता है कि जो हम चाहते हैं कि डायरी का एक पन्ना हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए, हम भी उसी तरह का महसूस करें जैसे इस पाठ से अपेक्षा है, तो मुझे लगता है कि हमारा ये पाठ आप लोगों के लिए, हम सब के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।